हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल नोट्स एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम यूनिट 4 की स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 4 हमारे है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसकी डेफिनेशन व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है, ये बात करते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग रेफर टू द लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर ड्यू टू द बिल्डअप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोसफेयर। ठीक है। तो इट प्राइमली कॉज बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, जैसे कोल को हम जलाते हैं, और नेचुरल गैस और डिफॉरेस्टेशन, मतलब ट्रीज का काटा जाना, डिफॉरेस्टेशन करना, डिफॉरेस्टेशन कहलाया जाता है। और इंडस्ट्रियल प्रोसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है हमारा होता है। आगे कॉजेज और सोर्सेज क्या होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के। तो ग्लोबल वार्मिंग मेनली जो कॉज किया जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू कॉज किया जाता है, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हमारी ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में जाती हैं। कुछ मेन जो कॉजेज़ हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स की वजह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। तो और डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। जैसे ट्री जो होता है हमारे क्या CO2 को ऑब्जर्व करते हैं एटमॉस्फेयर से, एंड उन्हें स्टोर कर लेते हैं बायोमास में। तो अर्थ की कैपेसिटी जो हो जाती है CO2 को लेने में कम हो जाती है। तो हायर कंसनट्रेशन की वजह से ग्रीन हाउस गैसेज जो है हमारी एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं कुछ। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जैसे सर्टेन एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेज आती हैं, जैसे हमारी मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोराइड और अदर केमिकल्स भी चले जाते हैं। ठीक है। तीसरा जो कॉजेज है वो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, जैसे हम राइस कल्टीवेट करते हैं। ठीक है। उनमें क्या करते हैं हम कि सिंथेटिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, जो कि मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड को प्रोड्यूस करती है और उनका मिशन कराती है। तो मीथेन जो होता है डाइजेस्टिव प्रोसेस और लाइवली स्टॉक को फॉलो करती है, और नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है रिलीज होता है हमारा सोइलिंग और फर्टिलाइज़र यूज़ की वजह से हो जाता है। लैंड यूजेस चेंजेस, मतलब जैसे लैंड, मतलब एक हमारी फार्मिंग हुई तो दूसरी आ जाती है। ठीक है। ऐसे ही होता है वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं। इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूड लैंडफिल डिकम्पोजिशन, वेस्ट इंटीग्रेंट प्रोड्यूस मीथेन एंड एनारोबिक कंडीशन होती है। ठीक है। ये होता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट नेचुरल फैक्टर्स such as volcanic activity, variation in solar radiation and also contribute to the climate fluctuation होती रहती है। तो इस ग्लोबल वार्मिंग के क्या इफेक्ट हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट है नेचुरल सिस्टम और ह्यूमन सोसाइटीज़ पे दोनों पे। तो कुछ की इफेक्ट देख लेते हैं क्या होता है। पहला होता है टेम्परेचर जो है हमारा बढ़ जाता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। मेल्टिंग आइस एंड राइजिंग सी लेवल्स, मतलब जो टेम्परेचर है मेल्टिंग, टेम्परेचर के बढ़ने से जो हमारी आइस की मेल्टिंग हो जाती है वो फास्टर होने लगती है, और सी लेवल जो होता है वो अचानक से बढ़ने लगता है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट भी हो जाते हैं, मतलब अचानक से मौसम का बदलना, ये भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो जाता है। फिर आता है चेंजेस इन प्रिसिपिटेशन पैटर्न, वही बात है, मतलब चेंजेस आने लगते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इकोसिस्टम हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है। ओशन एसिडिफिकेशन होता है, मतलब ओशन में एसिड ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। हेल्थ इम्पैक्ट होने लगते हैं। ग्लोबल वार्मिंग हैज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, ये बात सही है। एक्सट्रीम हाई इवेंट, एयर पोल्यूशन चेंजेस, डिक्रीज वैक्टर सच एज मॉस्किटोज काट लेते हैं, डेंगू हो जाता है, ये भी हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग का प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग रिक्वायर कम्प्रेसिव अप्रोच दी जाती है कि हम ताकि रिड्यूस कर सकें ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशंस को। कुछ की स्ट्रेटजीज हैं प्रिवेंशन के लिए। पहला है कि हमें ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जीज पर फोकस करना चाहिए, मतलब फॉसिल फ्यूल्स है रिन्यूएबल सोर्सेज एनर्जी पे चले जाना चाहिए, जैसे सोलर, वाइंड एंड हाइड्रो पावर एनर्जीज काम करना चाहिए। एनर्जी एफिशिएंसी बचानी चाहिए। इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी अक्रॉस वेरियस सेक्टर इज एन इफेक्टिव वे टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन। ठीक है। तीसरी होती है हमारा डिफोरेस्टेशन को रिड्यूस करेंगे तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग में भी रिड्यूस हो जाएगा। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन होती है, प्रोमोटिंग सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन, मतलब साइकिलिंग का यूज़ ज़्यादा करो ताकि फॉसिल फ्यूल्स कम यूज़ हों, और इमिशन जो हो गैसों का वो भी कम हो। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो, मतलब फार्मिंग प्रैक्टिस जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि जो हमारी सोइल है वो ज़्यादा एसिडिटी ना पाई जाए और ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो। ठीक है। छठा होता है वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं।
सातवां आता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन ले सकते हैं। आठवां आता है पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन को भी बता सकते हैं। राइजिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल कलेक्टिव एक्शन इज क्रूशियल। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में। ठीक है। ये ऐसा फिनोमेना है जो अर्थ एटमॉस्फेयर से ट्रैप करता है हीट, सन से लेता है और दोबारा उसे स्पेस में भेज देता है। इसे हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हैं, सनलाइट से हम ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्प्शन से ले लेते हैं। फिर होता है ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुई, मीथेन हुई, नाइट्रस ऑक्साइड हुई, वाटर वेपर हुई, ये सारी हमारे क्या है ग्रीन हाउस गैसेस। थर्मल ट्रैपिंग की वजह से भी हो जाती है। ठीक है। यही चीज़ दे रखी है कि हम बिना ग्रीन हाउस इफेक्ट के जो हमारी अर्थ ज़्यादा अर्थ वुड मच कोल्डर एंड लाइफ जो है अर्थ को वो पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला वो ये सेम रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस के मिशन को रोकना चाहिए। ठीक है। रिन्यूएबल सोर्सेज पे काम करना चाहिए। ठीक है। एनर्जी एफिशिएंसी देखना चाहिए। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन पे काम करना चाहिए। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना चाहिए। फॉरेस्ट कंजर्वेशन करनी चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट करनी चाहिए। इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। रिसर्च एंड इनोवेशन करना चाहिए। ठीक है। अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि हमारे एनवायरनमेंट को क्या इफेक्ट कर रही है ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है। अब आती है ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो होती है वही सेम चीज़ होती है कि रेडिएट इट बैक टूवर्ड द अर्थ सरफेस, मतलब हीट को ट्रैप करके दोबारा अर्थ सरफेस में भेज देती है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं। तो पहली होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, फ्लोरेट गैसेज होती है और पाँचवीं होती है हमारी वाटर वेपर। ठीक है। अब आता है एसिड रेन क्या होता है। तो एसिड रेन क्या होता है। एसिड रेन रेफर टू द डिपोजिशन ऑफ एसिडिक सब्सटेंस सच एज सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड in precipitation or dry forms. It occurs when emission of sulfur dioxide and nitrous oxide जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इमिशन कर जाते हैं और ये प्राइमरली इंडस्ट्री प्रोसेस की वजह से होता है और कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से होता है और ये रिएक्ट कर जाते हैं वाटर ऑक्सीजन के साथ और एसिडिक कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं। एसिड रेन फॉर्म जब होती है जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड इंडस्ट्रियल प्रोसेस से इमिट होते हैं और केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं एटमोसफियर में जाकर। ठीक है। और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं H2SO4 और नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं। ठीक है। अब दो प्रकार के हमारे एसिड डिपोजिशन होते हैं। एक वेट डिपोजिशन होता है when wind blows to the acidic chemical in air to the areas where weather is bad and acid fall to the ground in the form of snow or mist। ठीक है। एक होता है ड्राई डिपोजिशन। इफ wind blow the acidic chemical in air where the areas is dry, the acidic pollutants slip into dust or smoke fall to the ground as dry practice particles। ठीक है। ये इसका डायग्राम है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो इस डायग्राम को बना देंगे। ठीक है। अब अगली बात आती है कोशिश क्या होते हैं एसिड रेन की। तो वही सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड की इमिशन की वजह से होता है। ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड इमिशन की वजह से होता है। इंडस्ट्रियल इमिशन होता है। पावर जनरेशन की वजह से होता है। व्हीकल इमिशन, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ और नेचुरल सोर्सेज की वजह से भी हो जाता है। ठीक है। इफेक्ट क्या होते हैं एसिड रेन के। तो पहली बात तो डैमेज कर देता है फॉरेस्ट को, इक्विटिक इकोसिस्टम को हार्मफुल पहुंचाते हैं, सोइल डिग्रेडेशन करता है एसिड रेन। ठीक है। और कोरोजन ऑफ बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। पाँचवा होता है हेल्थ पे इम्पैक्ट करेंगे, ऑफकोर्स ह्यूमन हेल्थ की और डैमेज टू द कल्चरल हेरिटेज को इम्पैक्ट करेंगे। प्रिवेंशन और कंट्रोल क्या है एसिड रेन का। तो क्लीन एनर्जी सोर्स का यूज़ करेंगे, एयर पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी बनाएंगे, एनर्जी इफिशियंसी पर वर्क करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोसेस पे काम करेंगे, लो इमिशन ट्रांसपोर्टेशन कर देंगे। ठीक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर देंगे, पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन कर देंगे। ठीक है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी ले सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है ओजोन लेयर क्या होता है। तो ओजोन लेयर जो होती है अर्थ की स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ठीक है। ये प्ले इट्स प्ले एक क्रूशल रोल प्ले करती है अर्थ की लाइफ को प्रोटेक्ट करने में। जो मेजोरिटी यूवी रेडिएशन होती है उन्हें ऑब्जर्व कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होता है ओजोन लेयर का कि इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। इट ऑब्जर्व द मेजोरिटी ऑफ द हार्मफुल यूवी एंड यूवीसी रेडिएशन। यानी दिस टाइप्स ऑफ यूरेन क्या कॉज करती है सनबर्न, स्किन कैंसर वगैरह वगैरह कर देती है। ठीक है। अब फॉर्मेशन ओजोन लेयर का कैसे फॉर्मेशन होता है। तो ओजोन लेयर जो है एक नेचुरल प्रोसेस से बनती है जिसे हम ओजोन ऑक्सीजन साइकिल कहते हैं।
ठीक है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन हम इसकी बताते हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि ओजोन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो दो ऑक्सीजन एटम में टूट जाते हैं, जिसे हम फोटो डाइसेशन या फोटो लाइसिस भी कहते हैं। फिर हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या फॉर्म कर लेता है, ओजोन फॉर्म कर लेता है। जो न्यूली ओजोन फॉर्म होगी वो यूवीसी रेडिएशन को ऑब्जर्व करेगी एंड प्रोटेक्टिंग द अर्थ सरफेस को हार्मफुल इफेक्ट से बचाएगी। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, तीन प्रोसेस होते हैं। फिर इसकी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ये याद कर लीजिए, पेपर में काफ़ी पूछी जाती है कि ओजोन लेयर कैसे फॉर्म होती है। अब बात करते हैं हम डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर जो प्राइमरी कोज होता है वो जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस होता है जो कि एटमोसफेयर में पाया जाता है। जो मोस्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंस होते हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होते हैं। ठीक, यही होता है। ठीक है, इसके कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं ओजोन लेयर में। पहला इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस होते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, कैटालाइटिक डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन, और ये ओजोन लेयर थिनिंग हो जाए और ओजोन होल फॉर्मेशन भी हो जाता है। अब बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो रैपिड इंक्रीज आता है हमारे इसमें पॉपुलेशन में पार्टिकुलर कंट्री की, उसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। कॉजेज़ क्या होते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के इंडिया के। पहला आता है हाई बर्थ रेट। जो बर्थ रेट होता है वो बढ़ता चला जाता है, इस वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ भी बढ़ती चली जाती है। डेथ रेट जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती है, तो डेथ रेट भी जो है वो इंडिया में कम हो रहा है। इस वजह से जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ज़्यादा हो रही है। और पॉवर्टी और लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से भी हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से भी ये होता है। इफेक्ट क्या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का इंडिया में। तो पहली बात करते हैं स्टेन और रिसोर्सेज की वजह से होता है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, प्रेशर, इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर आ जाता है और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर बेल कर्व एंड अनकर्व का। तो पॉपुलेशन पैरामीटर जो होता है एज सेक्स पैरामीटर होता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है एज ग्रुप्स और सेक्सेस के बीच में, उस पॉपुलेशन के बीच में। ठीक है, एक्सपेंसिव पैरामीटर तीन प्रकार के भी ये होते हैं, एक्सपेंसिव पैरामीटर, कंस्ट्रक्टिव पैरामीटर और स्टेशनरी पैरामीटर। ठीक है, अब बेल कर्व की बात करें, ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब बैलेंस पॉपुलेशन क्या होता है, तो बैलेंस पॉपुलेशन ये बेल शेप्ड पॉपुलेशन कर्व होता है जो इंडिकेट करता है स्टेबल पॉपुलेशन और कंसिस्टेंट प्रोपोर्शन अक्रॉस डिफरेंट एज ग्रुप्स। ठीक है, अब अनसेफ की बात करते हैं। अनसेफ क्या होता है, अनसेफ पॉपुलेशन रेफर टू द पॉपुलेशन विद हायर proportion of elderly individual compared to younger individual. It signifies decline birth rate, decline population growth rate, and aging of population. ठीक है, एजिंग पॉपुलेशन एंड अनसेफ पॉपुलेशन कर्व इंडिकेट ए डिक्लाइन बर्थ रेट। ठीक है, यही होते हैं। अब आता है ऑटोमोबाइल पोल्यूशन क्या होता है। ऑटोमोबाइल पोल्यूशन रिलीज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस पोल्यूटेंट इन द एनवायरनमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ मोटर व्हीकल इंक्लूडिंग कार, ट्रक्स, मोटरसाइकिल एंड बसेज। ठीक है, की फीचर क्या होते हैं ऑटोमोबाइल इमिशन सोर्सेज की वजह से होता है, हेल्थ इम्पैक्ट हो जाता है। ठीक है, एयर की क्वालिटी बदल जाती है, क्लाइमेट में चेंज आता है, रेगुलेटरी मेजर हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आती है, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन होता है। बर्निंग ऑफ पेडिस्टो क्या होता है। बर्निंग ऑफ पेडिस्टो को मैं सिंपली वर्ड में बता देता हूँ। तो बर्निंग ऑफ पेडिस्टो जो होता है मेनली क्या होता है कि जब हम, जो आपने सुना होगा कि किसान चावल बोते हैं, तो चावल बोने के बाद धान जिन्हें कहते हैं धान, तो धान जब पक जाते हैं पूरी तरीके से, उन्हें काटा जाता है, फिर झाड़ा जाता है। झाड़ने के बाद जो कुराल बचती है उसको जलाया जाता है, उसे ही बर्निंग ऑफ पेडिस्टो कहते हैं। ठीक है, इसके कोस क्या, ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ठीक है, क्योंकि अब एक मतलब अल्टरनेटिव मेथड नहीं है तो इस मेथड को यूज़ किया जाता है। ठीक, कॉस्ट कंसिडरेशन की वजह से भी इस बर्निंग ऑफ पेडिस्टो को जलाया जाता है। ठीक है, क्रॉप रोटेशन और पेस्ट मैनेजमेंट होता है। अवेयरनेस नहीं होती हमें इसके बारे में, मतलब पेडिस्टो क्या होता है। ठीक है, अब इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो इफ़ेक्ट्स में पहला आ जाता है एयर पोल्यूशन हो जाता है पेडिस्टो की वजह से, और दूसरा रेस्पिरेटरी हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, और विजिबिलिटी रिडक्शन होता है, क्लाइमेट में चेंज आ जाता है, सोइल में डिग्रेडेशन हो जाता है, मतलब सोइल की फर्टिलिटी जो हो जाती है वो कम हो जाती है, ठीक से हम पैदा नहीं कर पाते कोई भी चीज़। ठीक,
छठा, वाटर क्वालिटी इम्पैक्ट। वाटर की क्वालिटी में भी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट, मतलब डिक्रीजमेंट आने लगता है, रिड्यूस होने लगती है। बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाता है, इकोनॉमिक लॉस तो होता ही होता है। इसका प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं? तो प्रिवेंशन पहला चीज़ है प्रमोटिंग अल्टरनेटिव प्रो रेसिड्यू मैनेजमेंट, मतलब इसके कुछ अल्टरनेटिव मेथड लाए जाएँ, ठीक है। फाइनेंसिंग और सपोर्ट दी जाए, गवर्नमेंट फार्मर को सपोर्ट करे, इंसेंटिव दे और सपोर्ट करे। स्ट्रेंथिंग एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे, मतलब ताकत दे, रिसर्च और डेवलपमेंट करे, अवेयरनेस फैलाए फार्मर में, ताकि पेड स्टॉक को कम से कम किया जाए। पॉलिसी एंड रेगुलेटरी मेजर्स, स्टेक होल्डर कोलेबरेशंस, कैपेसिटी बिल्डिंग। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इस पीडीएफ के अलावा कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है, यही मेन में है। इसके अलावा कहीं से कुछ मत पढ़ना, मेन टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं। अगर आप इस पीडीएफ से पढ़ के चले गए एंड टाइम पे, तो आपके 100 में से 100 नहीं आए तो मेरा नाम बदल लेना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।